नमस्कार, मैं मुताबिश हुसैन। सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। शुरुआत करते हैं इसकी और आपको बताएं, हिंडनबर्ग मामले में एक्सपर्ट कमेटी ने अदानी ग्रुप को क्लीन चिट दी है और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली नजर में किसी कानून का उल्लंघन यहां पर नहीं हुआ है। अदानी समूह ने शेयर प्राइस मैनिपुलेशन का कोई काम नहीं किया है। सेबी को कीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी थी और अदानी समूह की कंपनियों में गैरकानूनी निवेश के सबूत भी नहीं मिले हैं। एससी कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा है कि संबद्ध पार्टियों ने किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन यहां पर नहीं किया है। तो आपको बताते हैं कि जो ये रिपोर्ट है इसमें क्या कहा गया है। हिंडनबर्ग केस में अदानी ग्रुप को क्लीन चिट जो है वो दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी थी उसकी जो खास बातें रही वो आपको बताते हैं। यहाँ पर ही कहा गया कि पहली नज़र में किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। शेयरों की कीमत बढ़ने में कानून का उल्लंघन नहीं है, यहाँ पर नहीं हुआ है। सेबी को कीमत में बदलाव की पूरी जानकारी थी। अदानी ग्रुप ने शेयर की कीमतों को प्रभावित नहीं किया। अदानी की कंपनियों में गैरकानूनी निवेश के सबूत नहीं मिले हैं और संबंधित पार्टी से निवेश में नियमों का उल्लंघन भी नहीं हुआ है। अदानी ग्रुप ने लाभ पाने वाले मालिकों के नाम उजागर किए हैं और सेबी ने अदानी ग्रुप से मिली जानकारी को गलत नहीं बताया है। यहाँ पर यह भी कहा गया कि न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग को लेकर भी कानून का पालन किया गया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप में रिटेल निवेश का हिस्सा बढ़ा और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप ने निवेशकों को राहत देने की कोशिश की। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शॉर्ट सेलरों ने मुनाफा कमाया और इसकी जांच हो, ये कहा गया है। और ये तमाम निष्कर्ष जो है वो आखिरी नहीं है, क्योंकि सेबी की जांच जो है वो भी इस मामले में जारी है। लेकिन एक तरह से एक क्लीन चिट जो है वो इस मामले में इस रिपोर्ट में दी गई है। आशीष भार्गव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशीष, और क्या कुछ कहती है रिपोर्ट, जरा समझाइए। जी देखिए, बहुत विस्तृत रिपोर्ट है। 173 पेज की रिपोर्ट है और जस्टिस एम सप्रे जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में 6 लोगों की सदस्यीय कमेटी का एक गठन था। 2 महीने में रिपोर्ट देने के लिए मार्च में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, और वो 2 महीने में रिपोर्ट इस कमेटी ने दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सभी पक्षकारों को दी जाए, इसलिए ये रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो गई है, पक्षकारों को दी गई है। 11 जुलाई को इस पर एक अहम सुनवाई होनी है। यहाँ पर रिपोर्ट में कहा गया कि पहली नज़र में कोई भी किसी कानून का उल्लंघन इस मामले में होता नहीं दिख रहा है। सिरे से खारिज की हिंडनबर्ग के आरोपों को। यह भी कहा कि जो शेयरों की कीमत बढ़ी है उसमें कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, और जो शेयरों की कीमत बढ़ी है ये सेबी की जानकारी में पहले से था। ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया कि अदानी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को कभी प्रभावित नहीं किया और ना ही कोई गैर कानूनी काम किया। इस तरह के सबूत मिले हैं। गैर कानूनी निवेश भी नहीं किया है, इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं अडानी कंपनियों के द्वारा। ये कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया, और कहा गया कि संबंधित पार्टी में निवेश में भी नियमों का पालन किया गया है, कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। लाभ पाने वाले मालिकों के नाम भी अडानी ग्रुप ने उजागर किए थे, ये कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि सेबी ने भी माना है कि अडानी ग्रुप ने कोई भी जानकारी गलत नहीं दी है। न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग को लेकर भी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कानून का पूरा पालन हुआ है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह की जो कंपनियां हैं उनका रिटेल निवेश बढ़ा है, और इसके साथ साथ राहत देने की कोशिश भी अडानी ग्रुप ने निवेशकों को की थी जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शॉर्ट सेलरों ने काफ़ी मुनाफा कमाया है। इसकी जांच होनी चाहिए, ये एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है। और ये भी कहा है कि फिलहाल ये निष्कर्ष जो हैं कमेटी के वो अंतिम नहीं है, क्योंकि सेबी की जांच आगे चल रही है। लेकिन पहली नज़र में ये मान लिया है कि अडानी को क्लीन चिट दे दी गई है इस पूरे मामले में, और उनका कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं मिला है कमेटी को, ये कमेटी ने कहा है। जी बिल्कुल आशीष, ये भी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ज़रूर ये जो निष्कर्ष है वो आखिरी नहीं है, क्योंकि सेबी भी जांच कर रही है। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि सेबी ने जो अदानी ग्रुप से जानकारी मिली है उसको गलत यहाँ पर नहीं बताया है, तो ये भी असर डालेगा इस मामले में आगे। जी बिल्कुल, देखिए सेबी तो पहले से कह रहा है कि वो सस्पिशियस अकाउंट है, उनकी जांच अभी हो रही है, वक्त उसमें लगेगा। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि
ये संदिग्ध ट्रांजेक्शन है, ये हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इनकी आगे की जांच चाहिए। तो ये बड़ी बात है, यहाँ पर कमेटी ये मान रही है कि जो भी अडानी ग्रुप ने जानकारी सेबी को दी थी और वो उसमें कुछ गलती सेबी ने नहीं पाई है। और इसके अलावा सेबी को ये पहले से जानकारी थी कि किस तरीके से शेयरों में कीमतों बढ़ रही हैं और इनमें भी कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ, ये भी सेबी ने माना है। जी बिल्कुल, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं इस मामले में। संजय सिंह हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और हमारे साथ तहसीन पूनावाला हैं, राजनीतिक विश्लेषक आप हैं। संजय जी, सबसे पहले आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूँगा। ये जो रिपोर्ट है कहती है कि पहली नज़र में किसी कानून का उल्लंघन यहाँ पर नहीं हुआ है, एक तरह से क्लीन चिट यहाँ पर जो है वो ये रिपोर्ट देती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कुछ चीजें गौर करने लायक है। अगर आप पीछे जाएंगे मुड़ करके इस साल के जनवरी महीने में, तो सब कुछ सामान्य चल रहा था। पार्लियामेंट का बजट सेशन खुलने वाला था, सभी पक्ष अपनी तैयारियों में थे। नए प्रेसिडेंट का वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होना था और ये चीजें चल रही थी। तब 24 तारीख को, मेरे ख्याल में 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट के आने के बाद एकदम से भूचाल की तरह आया, शेयर मार्केट नोज डाइव कर गया और बाकी पॉलिटिकल जो भी होता है वो आपने देखा कि बजट सेशन किस तरह से वॉच आउट। ये रिपोर्ट इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इधर तमाम सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट सीलबंद उसमें लिफाफे में दी गई थी पूरी रिपोर्ट। ये जो कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपको अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम से वो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। और जब वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो रही थी, उस समय गवर्नमेंट की तरफ से एक सीलबंद लिफाफा अपने सजेशन के तौर पे ये दिया गया था कि कमेटी किस तरह की बने, या कमेटी के बारे में जो भी बाकी चीजें होंगी। चूंकि वो सीलबंद था तो ये माना जा रहा था कि उसके बारे में, कमेटी के बारे में सजेशन था। वो चीफ जस्टिस ने सीलबंद लिफाफा लेने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि अगर देना है तो कोई बात अगर आप खुले में नहीं कर सकते तो उस बात के मायने नहीं है, क्योंकि बाकी पक्ष ये समझेंगे कि हम किसी तरह के सुप्रीम जो सरकार कह रही है उससे अगर हम इन्फ्लुएंस नहीं भी होंगे तो लगेगा कि सरकार की बातों से हो रहा है, तो हम अपनी तरह से अपनी कमेटी गठित करेंगे। अब जो चेयरमैन है सुप्रीम कोर्ट के, वो फॉर्मर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हैं, चेयरमैन है वो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं। उसके बाद एक और जस्टिस देवर हैं, वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हैं। नंद नीलेकनी है, जो आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि इंफोसिस के चेयरमैन, और कितने मतलब टेक के बारे में उनसे ज्यादा जानकारी किसी और को वो शायद संभव नहीं है। केवी कामत है, इस देश के सबसे रेप्यूटेड जो बैंकर वो हैं, वो केवी कामत, उसमें उनका नाम आता है। ओपी भट्ट साहब जो हैं वो सेबी के, एसबीआई के चेयरमैन रहे हैं, और एक जो सीनियर लॉयर हैं। तो ये कमेटी का जिस तरह का कॉम्पोजिशन है और जिस तरह की फाइंडिंग है, देखिए जब कोई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी गठित की जाती है, वो भी कमेटी का कॉम्पोजिशन इस तरफ से हो, तो बाहर क्या शोर मच रहा है उससे वो अपने आप को इंसुलेट करके जो फैक्ट्स के बेसिस पे है उस बेसिस पे चीजों को देखते हैं। जिस निर्णय पे है वो निर्णय आपने अभी बताया। इसका मूल चीज ये है कि ये जो कमेटी है, इसकी रिपोर्ट को जिस तरह से इस कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, उस पे किसी भी तरह का न उनके कॉम्पिटेंस पे, न उनके इम्पार्शियलिटी पे, न उनके इंडिपेंडेंस पे मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल उठना चाहिए। अगर कोई सवाल उठाएगा तो वो उनकी विजडम है, उस पर कोई रोक टोक तो है नहीं इस देश में। लेकिन ये कमेटी पूरी तरह से आप कॉम्पिटेंस और इंडिपेंडेंस के मामले में, मेरे ख्याल में ये इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तहसीन भी हमारे साथ हैं जी, तहसीन भी हमारे साथ हैं। तहसीन, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो कमेटी है, जाहिर है इसमें हर लिहाज से वरिष्ठ लोग जो है वो शामिल थे। अब उनकी जो फाइंडिंग्स यहाँ पर आई हैं, जो एक तरह से क्लीन चिट इस मामले में देती हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब वो देखिए, ये प्रीमा फेसाई फाइंडिंग है। लेकिन प्रीमा फेसाई फाइंडिंग में इन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि प्रीमा फेसाई कुछ गलत नहीं लग रहा है। तो अगर ये बात सही है कि कुछ गलत नहीं है, तो मुझे लगता है तो ये जो अटैक है किसी भी एक ग्रुप पर, किसी भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट पर, ये नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि इसमें नुकसान फिर देश का होता है। हिंडनबर्ग एक मोटिवेटेड रिपोर्ट उस हद तक था कि वो शॉर्ट सेल कर रहा था। ऑफ कोर्स उसने पब्लिक डोमेन में डाला था कि वो शॉर्ट सेल कर रहा है, इसलिए एक मोटिवेशन था हिंडनबर्ग को कि शेयर प्राइसेस गिरे। लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान भारतीयों का हुआ। दूसरी चीज, ये जो फॉरेन एनजीओ है, फॉरेन जो मीडिया है, क्या इन पर हमें पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए? हमें सोचना होगा। तीसरी चीज ये है कि मेरी ये राय, मेरी हिदायत है, खास करके हमारी जो
एजेंसीज है, सेबी वगैरह, कि जब ये रिपोर्ट आई आज ये पब्लिक हुई, लेकिन इसके पहले जब एलिगेशंस लगे, एलिगेशंस जो थे बहुत स्पष्ट एलिगेशंस थे। सेबी और आरबीआई से पहले ही क्लियर कर सकता था ताकि इतना इन्वेस्टर वेल्थ ना हो। आखिर बदनाम भारत हुआ, कुछ गलत नहीं था। सवाल उठाना एक लोकतंत्र में जायज बात है, उठाना भी चाहिए, लेकिन उसको आप क्लैरिफाई अगर जल्दी करते। प्रोसेस, हमारी लीगल प्रोसेस इतनी है कि इसमें नुकसान होता, नुकसान भारत का हुआ, भारतीयों का हुआ। लेकिन जांच की बात यहां पर तहसीन की गई, तो जांच अब हुई तब ये चीजें स्पष्ट हुई ना। आपको लगता है कि एक शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट पर बहुत जल्दी प्रतिक्रियाएं जो है वो देना शुरू कर दिया गया, जो कुछ भी हंगामा राजनीतिक रूप से देखने को मिला? जी, दूसरी चीज अभी भी जो अभी ताबिश बात कह रहे हैं तहसीन, संकेत बोल रहा हूं, यहां पर एक बात यह भी है कि अभी भी ऐसे लगता है जैसे कि विपक्षी दल एक डिनायल मोड में है। इतनी बड़ी एजेंसी से मेरा मतलब ये जो कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने, बड़े बड़े नाम, एक बहुत ही इज्जतदार लोग हैं ये, बहुत ही मतलब पीपल ऑफ रिप्यूट जिसे कहा जाता है, और उसके बाद भी अभी अगर इस तरीके की प्रतिक्रिया आए कि हम इसको फेस वैल्यू पर नहीं लेते, तो फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो एक तो होता है इकोनॉमी पर पहलू और इंपैक्ट, रिपोर्ट को और जो लोग प्रस्तुत कर रहे हैं उसको समझना, और दूसरा होता है राजनीति। तो आपको लगता है कि अब राजनीति से ऊपर उठ करके इस रिपोर्ट को देखना होगा? देखिए संकेत, एक चीज है कि जब कोई रिपोर्ट आती है तो कोई भी जो पॉलिटिशियन है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, सवाल उठाना जायज है, इसलिए हम एक लोकतांत्रिक मुल्क है, सवाल उठाना गलत नहीं है। लेकिन मेरा सवाल पहले तो सेबी और आरबीआई से, जब तक मॉरिशस के मिनिस्टर ने क्लैरिफाई नहीं किया कि वो शेल कंपनीज नहीं है, आपने क्लैरिफाई नहीं किया कितना, मैं हमेशा से ये कह रहा था और आपसे भी मैंने कहा है कि कोई शेल कंपनीज अगर होती, सेबी को पता चल जाता। ये जो ट्रांजैक्शन, शेयर प्राइस रिगिंग का जो आरोप लगा था, जो फंड्स आ रहे थे भारत के अंदर इलीगल मीन से, जो बताया गया था, जाहिर सी बात है वो कैश कुछ आया नहीं था, वो आरबीआई के माध्यम से आया था। आज भी आरबीआई ने इसे क्लैरिफाई नहीं किया। आरबीआई उसको क्लैरिफाई कर सकता था कि इसमें कोई फंड राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स नहीं हुआ है जिससे शेयर प्राइस मैनिपुलेशन हो गया। ये सारा नुकसान नहीं होता। तो इससे हम सब कुछ सीख लेनी चाहिए, सबसे पहले हमारी एजेंसीज को, कि सब एजेंसीज क्लैरिफाई करें प्राइमा फेसाई क्या है। आज ये एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गठित की एक कमेटी, सेबी क्यों से इमीडिएटली क्लैरिफाई नहीं कर सकती थी? नहीं, अगर आप एजेंसी की बात कर रहे हैं, एक सेकंड तहसीन, इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं, तहसीन ये जरूरी बात है, मुझे भी अगर आप इजाजत दे दें, बहुत जरूरी बात है, इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, हमें वापस जाना चाहिए मॉरिशस के फाइनेंस मिनिस्टर। ये जो रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की, इससे भारत का नाम खराब नहीं हुआ, मॉरिशस का भी नाम खराब हुआ। मॉरिशस पे भी आरोप मॉरिशस पे भी लगे। तो स्टेटमेंट वहां से आ गया है, स्टेटमेंट आपने संभवतः सुना होगा। मैं उसी पर कह रहा हूं ना संकेत, आप मुझे सुन नहीं रहे, आप इंटरप्ट करोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं जो आप कह रहे, आप अगर सुन लोगे। मॉरिशस के मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले क्लैरिफाई किया कि ये शेल कंपनीज मॉरिशस में नहीं है। अब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सिर्फ भारत को सीमित नहीं है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी इसका इंपैक्ट हुआ है, मॉरिशस को भी इसका इंपैक्ट हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि सेबी और आरबीआई ये प्राइमा फेसाई पहले ही क्लैरिफाई करते। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की, बहुत, आप बिल्कुल सही कहते हैं, बहुत रेप्यूटेड लोग हैं। आज ये कमेटी की प्राइमा फेसाई रिपोर्ट आई है। ये पहले अगर हम प्राइमा फेसाई अंडरस्टैंडिंग हो जाती, इतना नुकसान नहीं होता। किसका नुकसान हुआ? भारत का नुकसान हुआ है, भारतीयों का नुकसान हुआ है, भारत का पैसा गया और अंतरराष्ट्रीय मेरा सवाल दूसरा था तहसीन। अभी भी आपको जैसे कि इस बात की जानकारी होगी कि जब ये समिति भी गठित हुई, जब ये कमेटी बनी, तब भी ये कहा जा रहा था कि इस कमेटी का मैंडेट और रेमिट ही नहीं है, ये वो चीज पता ही नहीं लग पाएंगे। जेपीसी लाओ, उस पर भी विपक्ष जो है वो बहुत ही विभाजित रहा कि जेपीसी आनी चाहिए या नहीं। अब कमेटी की फाइंडिंग आ गई है, ठीक है, कमेटी ने अपनी जांच कर दी। और उसमें एक चीज और, आप एजेंसी की बात कर रहे हैं, संजय सिंह अगर हमारे साथ हों तो हम उनसे जान लें। इसमें यह कहा गया है कि ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय हैज इंटेलिजेंस ऑफ पोटेंशियली वायलेटिव सेलिंग बिफोर रिपोर्ट वाज मेड पब्लिक, may lead to charges of concerted destabilization of Indian markets। ये एक बहुत बड़ी बात है संजय सिंह जी, और इससे यह साबित होता है कि जिस मकसद से ये सारी चीजें हो रही थी, वो मकसद सिर्फ कुछ चीज जांच करके निकालना नहीं था, क्योंकि अब इस समिति की रिपोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट में यह बात साफ होती दिख रही है। देखिए संकेत, ये मसला जब से उठा है तो आप देखेंगे वाइडर पब्लिक परसेप्शन में एक चीज क्लियर थी। हिंडनबर्ग खुद कहता है कि मैं एक शॉर्ट सेलर हूं,
उसके बाद जॉर्ज सोरोस साहब एक हैं जिनका मतलब बाकी व्याख्या इस समय सभी लोग जानते हैं, जो जानकार लोग हैं। जॉर्ज सोरोस साहब का एक स्टेटमेंट आया था। अब पूरी दुनिया और पूरे जितने भी एंटी मोदी फोर्सेस यहाँ हैं या बाहर जितना भी वो टूल किट वाला जिसको सो कॉल्ड ग्रुप कहा जाता है, वो सारे के सारे इन दोनों चीज को लिंक करके एक्टिव हो गए थे। अब उससे वो चाहते थे कि ये सरकार गिर जाएगी। अब दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि ईडी का जो ईडी पे अनुसंधान से जो इन्वेस्टिगेशन से निकल करके आया है, वो बात सेबी के द्वारा भी मेरे ख्याल में रिपोर्ट में कहा गया है। दूसरी चीज और भी है कि जो क्लैरिफाई करने की चीज थी, बार बार हमारे जो भी बैंक्स हैं वो लगातार क्लैरिफाई कर रहे थे। एलआईसी, आरबीआई, एसबीआई सभी ने इस चीज को क्लैरिफाई किया। और ये फिर बात उठी कहां से? फटाफट कोई कंपनी वहां की जो स्विट्जरलैंड के वो बैंक थी उसने कुछ कह दिया। और आप देखिएगा जो जो विदेशी बैंक इस मसले में कूदे थे उन सबका बंटाधार हो गया। पिछले समय में वो बैंकरप्ट हो गया। और हमारा रेगुलेटरी सिस्टम इतना मजबूत था, जो इस रिपोर्ट में उभर करके आया कि देयर इज नो रेगुलेटरी फेलियर, बट इवन अदरवाइज हमारा रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है पिछले कुछ सालों में जिस तरह से उसको जिस तरह का भी उसमें ढांचे में परिवर्तन किया गया हो या जितने भी उस पर स्क्रूटनी हुई हो, वो इतना मजबूत था कि हमारे बैंक्स दुनिया के अपहीवल को विथस्टैंड किए, मजबूत रहे और सस्टेन किए। उस समय जब ये बैंक्स और बैंकर जब सारी बात कह रहे थे तब कोई उनकी बात को सुन नहीं रहा था। अब संकेत जो चीज निकल करके आती है वो है कि इसके पीछे एक जो वहां से बाहर से एक प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा था। और हमारे यहाँ कुछ लोग जो मतलब विपक्षी पार्टियां आप कह लीजिए, कांग्रेस, हर समय उनको लगता है कि पॉलिटिकली अगर हम फाइट नहीं कर सकते हैं तो कोई रिपोर्ट आ जाए। अब ये क्या कोइंसिडेंस है कि पार्लियामेंट, जबकि कई अहम पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, समय कभी कोई पेगासस का रिपोर्ट आता है, कभी अचानक फ्रांस में कोई एक वेबसाइट जिंदा हो जाती है जो राफेल के बारे में कहती है। उसके बाद अभी हिंडनबर्ग का नाम इस देश में आमतौर पर लोग नहीं जानते थे, अब जानते हैं। तो ये चीजें जो है उनका कोई कई बार और सब में ये साबित हुआ है कि कोई किसी मकसद से वो किया गया। चलिए, तो इस पर पीकेडी नामबियाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सर, उनके पास भी चल लेते हैं, उनसे भी ये चीज जानते हैं। नामबियाल साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? जैसे कि संजय जी यहाँ पर बता रहे थे अभी कि जब एक्सपर्ट्स तमाम चीज़ों का जवाब दे रहे थे तब भी उसको नहीं माना जा रहा था। अब तो रिपोर्ट आई है जो कि साफ तौर पर जो सवाल अब तक उठाए जाते रहे उनके जवाब यहाँ पर देती है। बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। मैं तो शुरुआत से ही बोलते जा रहे थे इसके ऊपर। एंड वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ ये एक और चीज पता चल गई कि जो हमारे देश के जो विपक्ष है, जैसे राहुल गांधी वगैरह, आज देश के सामने माफी मांगना चाहिए। जिस तरह से जो रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने जो गठित कमेटी ने जो दिया हुआ है, मुझे लगता है कि जब एक हर सेशन से पहले एक बहुत बड़ा सा आंधी की तरह एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आना, और या फ्रीडम प्रेस हो या हिंडनबर्ग हो या कोई भी हो, मुझे लगता है कि आज ये जो रिपोर्ट जितना भी 176 पेज है, मैं तो पूरा तो नहीं पढ़ा बट संक्षिप्त में पढ़ा है, ये चीज तो जरूर है कि दैट हमारा जो अर्थव्यवस्था और जो रेगुलेटरी बॉडीज है, चाहे वो सेबी हो या बाकी एजेंसीज हो, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेदर इट इज आरबीआई, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑपोजिशन को ये देश का और अर्थव्यवस्था और जो जिस तरह का जो कंपनियों, जो एक कंपनी का, एक हमेशा ये याद रख लेना, एक व्यक्ति का नहीं होता हो एक कंपनी मतलब हजारों लाखों लोग काम करता है। एंड अदानी के ऊपर एक और चीज था, हमेशा ये देखा है कि अगर संकेत जी आपको याद भी होगा कि हमने बहुत बार जब डिस्कशन किए थे, अदानी का जो बेस है, दैट इज फंडामेंटल बेस एज अ कॉर्पोरेट has been a very very strong asset based company। आप समझ लो एक इंटरनेशनल एजेंसी एक दिन सुबह आके बोल रहे कि दैट आप सब कुछ आपने शॉर्ट सेलर एक सुबह आके बोल रहे कि ये सब गलत हुआ है। एंड उसके ऊपर देश के विपक्ष सारा लोग जेपीसी को तो छोड़ दो और क्या क्या नहीं बोला है। आई थिंक आज राहुल गांधी को सामने आना चाहिए, आप सब लोगों के सामने माफी मांगना चाहिए देश के अदानी से नहीं। अच्छा नामबियाल साहब, इसको आप कितना गंभीर मानते हैं कि एक शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट आती है, उस पर प्रतिक्रियाएं इतनी आना शुरू हो जाती हैं, एक मुद्दा उसको बना दिया जाता है, और अब ये रिपोर्ट ये तक कहती है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शॉर्ट सेलरों ने मुनाफा कमाया, इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल, ये तो आज से नहीं है, ये तो शुरू से सबको पता था कि शॉर्ट सेलर का काम ही वही है कि दैट फाइनेंशियल मार्केट के अंदर किसी ना किसी कंपनी का या इंडस्ट्री का जो पूरी शॉर्ट स्टॉक्स को एक तरह से नीचे लेके आओ, उससे मुनाफा कमा लो। ये तो साजी नॉर्मल बात है, दुनिया भर में चलता है। लेकिन
हमारे देश के अंदर इस तरह के इतने बहुत बड़े लेवल पे कभी हमने सुना नहीं है इतनी सालों से। मुझे लगता है कि एक बहुत ही स्ट्रांग इंक्वायरी होना चाहिए। एंड मैं ये भी कहूंगा कि दैट ये जो एक जो प्रक्रिया चल रही है ना काफी सालों से, दैट हर दूसरा दिन एक इंटरनेशनल रिपोर्ट हमारे देश के ऊपर, हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर, हमारा प्रेस फ्रीडम के ऊपर, हमारे बाकी रिपोर्टों के ऊपर, मुझे लगता है कि एनडीटीवी जैसे, संकेत जी जैसे लोगों को रिपोर्ट अभी दुनिया के ऊपर बनाने का टाइम आ गया। संकेत जी, यू हैव टू मेक रिपोर्ट्स ऑन यूएस, यू हैव टू मेक रिपोर्ट्स ऑन यूरोप, यू हैव टू मेक रिपोर्ट्स ऑन अदर फोर्सेस। नहीं, एक सवाल देखिए, आप एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और इसको लेकर के बहुत हिंदुस्तान में भी चर्चा हो चुकी है ताबिश की। ये हिंडनबर्ग जो है वो तब कहां था जब एक के बाद एक बैंक जो है वो कोलैप्स कर रहे हैं। अमेरिका के आप देखिए एक के बाद एक जो बैंक्स हैं उनके वित्तीय हालात कैसे थे कि वो बंद होते चले जा रहे हैं, ये हिंडनबर्ग को नहीं दिखा। तो एक बड़ी बात जो है यहां पर दो फ्रंट पर है, एक ये रिपोर्ट, दो इस रिपोर्ट को लेकर के हमारे भारत में जो राजनीति हुई वो, और तीसरी इस रिपोर्ट के पीछे क्या कोई छुपा हुआ हाथ या अंतर्राष्ट्रीय मंशा। ये तीन चीजें हैं जिनको लेकर के मुख्य रूप से अब बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये जो एक्सपर्ट कमिटी है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई एक्सपर्ट कमिटी, जिसमें जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे ये ऐसे ऐसे नाम हैं जिस पर कोई भी शक नहीं कर सकता, ये बहुत ही इंटेग्रिटी वाले लोग हैं, और इनकी रिपोर्ट में इस तरीके का अब निकल के आना, ये बात सामने आना, जो बहुत सारे विपक्षी दल भी ये कह रहे थे कि हम तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गठित कमेटी है वो जो बोलेगी उसका इंतजार कर रहे हैं, हमें तो जेपीसी भी नहीं चाहिए, ये विपक्ष के दल कह रहे थे। तो आज की रेट में अब आगे चल के क्या जो शॉर्ट सेलर ने बोला और अब जो हमारे अपने पीपल ऑफ प्रोफिशिएंसी जो वो बोल रहे हैं, राजनीतिक रूप से हम किस पर ज्यादा भरोसा करना चाहेंगे, और राजनीतिक रूप से अभी आगे भी मुद्दा इसको बनाते रहेंगे या इसको एक्सपर्ट्स पर छोड़ देंगे, ये चीज देखनी होगी। बिल्कुल, तहसीन रिएक्ट करना चाह रहे हैं इस पर, हमें बताया जा रहा है। तहसीन, आप इस पर अब क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको भी देखना चाहिए कि आरोप लगा कौन रहा है? देखिए, ये एक चीज है कि कोई अंतरराष्ट्रीय जो एजेंसी है वो अगर आपके खिलाफ रिपोर्ट निकालती है या वो शॉर्ट सेलिंग करती है तो ठीक है, आप उस चीज को देखिए। उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था, स्किन इन द गेम था कि शॉर्ट सेलिंग से उनको मुनाफा होगा, तो उस चीज को देखना चाहिए। जो सवाल उठाए गए थे उसका मुझे लगता है आज पहला फेज, पहला लेवल क्लियर हो गया है। प्रेमा फेसाई गलत है। इसके पहले जो मॉरिशस के मिनिस्टर है उन्होंने भी ये चीज क्लैरिफाई किया था कि शेल कंपनीज नहीं। मैं टेक्निकल बातें करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारी जो बातें हो रही है, बहुत जो नॉन टेक्निकल बातें, टेक्निकल बातें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या थी कि शेल कंपनीज है, सेबी कह रही है कि नहीं है, ये रिपोर्ट कह रही है कि प्रेमा फेसाई नहीं है, मॉरिशस के मिनिस्टर ने कहा है, वो तालमेल हो रहा है। सेकंड चीज, राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी हो रही जिसकी वजह से शेयर प्राइस मैनिपुलेशन हुआ और स्टॉक प्राइसेस में राइज हुआ। अब ये कह रहे हैं कि प्रेमा फेसाई ये स्टॉक मार्केट ट्रिपिंग नहीं हुआ है, और जो राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी है, पैसे कोई कैश में तो आता नहीं है, आरबीआई को कहना चाहिए कि नहीं आया है, कि आरबीआई को इसकी जानकारी है, संज्ञान है कि कैश ऑब्वियसली एक बैंकिंग सिस्टम से भारत के बैंकिंग सिस्टम में आया है। तो इन चीजों पे हमारी जो एजेंसी है इतना महीना नहीं लगना चाहिए। देखिए, इस केस में अडानी ग्रुप ने कुछ गलत नहीं किया, उल्टा ले लीजिए, मानिए किसी ने गलत किया है, तब भी गलत चीज है, इतना समय लगेगा तो देर कहते एस्केप प्रूफ। या अगर किसी ने गलत नहीं किया, जैसे अडानी ग्रुप प्रेमा फेसाई लग रहा है, उनका नुकसान हो गया, तो वी मस्ट बी स्विफ्ट। हमें जल्द इसको हमें रिएक्शन जल्द करना चाहिए। हमारी एजेंसी बहुत स्ट्रांग है, हम एक बनाना रिपब्लिक नहीं है। सवाल उठाना अच्छी बात है, लेकिन जवाब जल्दी आना चाहिए। जी बिल्कुल। तहसीन और संजय सिंह हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी लौटते हैं। It has also found that minimum public shareholding requirements of SEBI are well maintained and there is no violation. और सबसे अहम बात जो कमिटी ने फाइंड करी है वो ये है कि अडानी ग्रुप के शेयर की प्राइसेस स्टेबल हैं। वो 24 जनवरी के पहले की प्राइसेस तो नहीं है, लेकिन जहां पर भी हैं वो स्टेबल हैं। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है और अडानी ग्रुप ने कई चीज़ें करी है
अडानी अपने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के हक में, और देयर इज नो रियल रीजन टू वरी। और सेबी ने भी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन आज तक जो दी है कमेटी को, वो यही है कि कई लोगों ने शॉर्ट सेलिंग ज़रूर करी 24 जनवरी को या उसके आसपास, लेकिन उसमें अडानी ग्रुप का हाथ नहीं है, कोई रेगुलेटरी फेलियर नहीं है। लेकिन कमेटी ने कहा है कि भाई ये जो कानूनी नियम है सेबी के और नियम जो हैं उनको और पुख्ता किया जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए। वो आगे बात फ्यूचर की है, सेबी इन्वेस्टिगेशन अभी और कर रही है, लेकिन आज का जो नतीजा है उससे ये साफ जाहिर है कि अडानी ग्रुप ने सेबी या और कोई कानूनी वायलेशंस स्टॉक मार्केट में नहीं की। सर, इस शॉर्ट सेलिंग को लेकर जो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ लोगों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले शॉर्ट पोजीशन ले ली थी, क्या ये एक इशारा है कि और आप लोग भी इसको उठाएंगे कि एक खास मोटिवेटेड पर्पस से भी इसको? देखिए, हमने पहले भी कहा था, अडानी ने हमेशा ये मेंटेन किया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो खुद ही मोटिवेटेड है। उनका काम ही ये है कि पहले एक क्राइसिस क्रिएट किया जाए, उस टाइम पे शॉर्ट सेलिंग करी जाए, फिर सस्ते में खरीदा जाए और महंगे में बेचा जाए। ये हिंडनबर्ग का काम है। और ऑब्वियसली हिंडनबर्ग से या जान के या बगैर जाने ये रिपोर्ट हिंडनबर्ग की जो आने वाली थी वो कहीं ना कहीं लीक हुई है, लोगों ने इसका अनऑथराइज्ड फ़ायदा उठाया है, लेकिन इस फायदे से अडानी का कोई कंसर्न नहीं है। ये भी एक क्लियर फैक्ट है। रिपोर्ट में ये भी कहा है कि 800 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन है जो अडानी ग्रुप के वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है 2020 से लेकर अब तक, और 4 रिपोर्ट जा चुकी है, 13-14 कंपनी है जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। देखिए, मैंने आपको बताया सेबी की इन्वेस्टिगेशन चालू है, लेकिन सेबी ने जो आज तक कहा है उसका मजमून आपको सुप्रीम कोर्ट के जज की कमेटी में साफ जाहिर है, और वो ये जाहिर करता है कि आज तक कोई वायलेशन अडानी ग्रुप की नहीं है किसी भी मुद्दे पे, चाहे आप ले लें रेगुलेटरी फेलियर पे, चाहे आप स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन पे, चाहे स्टॉक शॉर्ट सेलिंग पे या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन हमेशा जब कोई रिपोर्ट या कमेटी देखती है तो वो उसके तौर तरीके भी देखती है, क्या पैरामीटर्स हैं, और उनको पुख्ता या स्ट्रेंथन करने के लिए हर कमेटी को काम करना चाहिए। और अडानी ग्रुप भी उससे कोऑपरेट करेगा कि अडानी के खिलाफ तो कुछ निकला ही नहीं है। अल्टीमेटली आप सबसे बड़ी बात ये समझिए कि ये अटैक बोलने के लिए तो अडानी ग्रुप पे है, लेकिन इसका इम्पैक्ट किस पे है? सिर्फ मिस्टर अडानी पे तो नहीं है ना, ये इम्पैक्ट उनके लाखों शेयर होल्डर पे पड़ा है जिनके खिलाफ ये रिपोर्ट ऐसी आई है, बेबुनियाद रिपोर्ट है। तो स्टॉक में जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है, चाहे 10 शेयर हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, उनकी स्टॉक वैल्यू को अफेक्ट हुआ है, अफेक्ट वो हुआ है। So really speaking, this is an attack on the Indian stock market and the lakhs of shareholders who have put their faith in this Adani stock like any other big stock. And really they are the ones who are being affected. And I am happy to note that Adani Group has come out unscathed in this report. Thank you. अरे बोल तो दिया हिंदी में भाई, अब See, first of all, the viewers must know that based on the Hindenburg report on January 24, 2023, the matter reached the Supreme Court, and the Supreme Court appointed a committee of experts headed by a retired judge of the Supreme Court, a very well-respected judge called Mr. Justice A.M. Sapre. So that committee went into the allegations as if Adani Group has indulged in various malpractices and like short selling or like related party transactions or manipulation of the stock price in the market or not complying with certain other laws, etc. So the committee has submitted its report today. In that executive summary of the report which I have read, which also has inputs of SEBI, which is still yet to complete its investigation. So that executive summary clearly says that the Adani Group is beyond any suspicion.
there is no wrongdoing found by the Adani Group or by the Adani companies, whether it is stock price manipulation allegation, whether it's an allegation of minimum public shareholding, or an allegation that the related price transactions were wrong, or anything like that. In fact, it goes a step further to positively state that the Adani Group has taken proper mitigating features and factors after this Hindenburg report in the last 4 months to build and boost the investors' confidence in the stock market. The prices of the stock had not reached back to the pre-24 January levels, but the report says that the stock is stable and there is no other cause to worry. So my suggestion to everybody is that there is no need to panic. The company is sound, it has sound fundamentals. What the price is in the market, that is ultimately reflective of the strength and soundness of the company, and normal market practice positions should prevail. Sir, one more question. The committee report has however flagged several transactions that are under investigation since 2020, not just after the Hindenburg report, and the fact that several companies are under investigation by the SEBI also. See, as I said, SEBI is still investigating, but those investigations till today have not shown anything against the Adani Group, and therefore, if profiteering is done by virtue of some unscrupulous practices, then obviously they should be taken to task. It has nothing to do with the Adanis. Thank you. Separate interview also and a couple of questions, please. तो ये थे मुकुल रोहतगी, जो कि इस जो कमेटी है इसकी रिपोर्ट के बाद इसका स्वागत कर रहे थे और कह रहे थे कि ये साफ हो गया है कि इस रिपोर्ट में ये बात सामने निकल करके आई है कि कुछ उस तरीके से नहीं हुआ है जैसे कि हिंडनबर्ग की कोई उल्लंघन नहीं हुआ है जिस तरीके की ये रिपोर्ट कह रही थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कह रही थी। ऐसी बात पता चल गई है इस समिति की रिपोर्ट में। बिल्कुल, और सेबी को लेकर भी जिन्होंने कहा कि वो अपनी जांच करेगी, लेकिन अभी तक जो पूछा गया, जो सेबी की तरफ से बताया गया, उसमें कुछ भी किसी चीज़ को लेकर ऐतराज़ उनकी तरफ से नहीं जाहिर किया गया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी हफ्ते भर पहले मॉरिशस के वित्त मामलों के मंत्री महेंद्र कुमार सीरत्तन ने अदानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोप को झूठा बताया था। उन्होंने मॉरिशस की संसद में बयान देते हुए कहा था कि मॉरिशस में शेल कंपनियों के होने का आरोप जो है वो बेबुनियाद और झूठा है। मॉरिशस में शेल कंपनियों की इजाजत नहीं है। सारी ग्लोबल कंपनियों को यहां के कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। यहां किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। हमने तमाम कंपनियों से रिपोर्ट मांगी है और हम संतुष्ट हैं कि वो कानूनों पर अमल कर रही हैं। हिंडनबर्ग ने करीब 3 महीने पहले आरोप लगाया कि अदानी समूह मॉरिशस के कानून का पालन नहीं कर रहा है और शेयर प्राइस मैनिपुलेट कर रहा है। मॉरिशस के मंत्री का इसको लेकर साफ कहना है कि उनके यहां कोई ऐसी कंपनी नहीं है। The Hindenburg report cannot be read in isolation, particularly in the light of the rebuttal report from the Adani Group. As of now, all the inquiries that have been carried out and reports that have been requested from those companies that are managing those companies, those global companies, so far there has been no breach that has been found. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा पहुंच गए हैं। पीएम मोदी 21 मई तक जापान में रहेंगे, जहां पर हिरोशिमा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहां जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत उन गिने चुने देशों में शुमार होता है जो परमाणु अप्रसार संधि में शामिल नहीं है। 1974 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री हिरोशिमा जा रहे हैं। ये दौरा इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री हिरोशिमा शहर जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू 1957 में हिरोशिमा गए थे। जापान के लिए भी ये महत्वपूर्ण दौरा है क्योंकि प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा हिरोशिमा से ही हैं। तो ऐसी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पीएम मोदी वहां पहुंच गए हैं और उनको रिसीव करने के लिए वहां पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं और अब वहां से गाड़ी के जरिए पीएम यहां निकल रहे हैं और
काफ़ी अहम है पीएम मोदी का ये दौरा। जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे जापान में, और उसके बाद भी जो है इनका जो दौरा है इसमें कई सारी महत्वपूर्ण मुलाकातें हैं इस बार जो होनी हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए जापान का ये जो दौरा है पीएम का, ये इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति जो है वो उन गिने चुने देशों में जो है भारत शुमार होता है जिसमें परमाणु प्रसार संधि में जो शामिल नहीं थे। और यहाँ पर अगर आप देखें ये जो दौरा है, यहाँ पर 1974 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री हिरोशिमा जा रहे हैं। तो एक तो ये है कि G7 की जो सम्मेलन है उसमें वो हिस्सा लेंगे, उसके अलावा द्विपक्षीय बैठकें जो है कई होनी है। और ये भी खबर जो है जैसे कि हमने आपको बताया कि जो ज़ेलेंस्की हैं उनसे भी यहाँ पर मुलाकात जो है वो उनकी हो सकती है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से। और इसलिए भी सबकी नज़र इस पर है कि क्या ये मुलाकात जो है होती है इनकी। हालांकि विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि जो है वो नहीं की है, लेकिन पीएम मोदी का ये जो दौरा है इसमें कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी उनको करनी है। ऐसे में इस बात पर भी नज़र है कि ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात जो है अगर वो होती है तो वहाँ से क्या चीज़ें जो है वो किस तरह की बातें जो है वो निकल कर यहाँ से आती हैं, क्योंकि भारत एक संतुलित नज़रिया लेकर चलता रहा है यूक्रेन को लेकर, तो ये तो अहम है ही। साथ ही जापान के प्रधानमंत्री से भी पीएम की जो है मुलाकात यहाँ पर होगी, तो वो भी देखना होगा कि जापान के साथ एक अच्छे रिलेशंस भारत जो है वो साझा करता है। और यहाँ पर G7 की समिट में भारत को जो है इनवाइट किया गया है। और अब आपने देखा इससे पहले भी जो G7 शिखर सम्मेलन होते रहे हैं उसमें भारत को जो है वो इनवाइट किया जाता रहा है। तो यहाँ पर जो मुलाकातें होंगी उसमें सबकी नज़र रहेगी कि किस तरह से जो रिलेशंस हैं इन देशों के साथ उस पर आगे बढ़ा जाता है।